27 अप्रैल 1976 की वो शाम, जब स्नेहलता रेड्डी और उनके पति पट्टाभी बेंगलुरु से मद्रास के लिए एक जरूरी काम से निकले। और यही वो समय था जब मुसीबत स्नेहलता रेड्डी की जिंदगी में दखल दे चुकी थी। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि अब उनकी जिंदगी दुख तकलीफों से घिरने वाली है। दरअसल स्नेहलता रेड्डी और उनके पति पट्टाभी इधर बेंगलुरु से मद्रास पहुंचे और उधर पुलिस उनके घर पर छापा मार चुकी थी। पुलिस ने स्नेहलता और उनके पति के बारे में उनके बच्चों और बूढ़े माँ बाप से कठोरता के साथ पूछताछ की। यहाँ तक कि उनके घर में रखे सामान को भी तोड़ फोड़ दिया। उनके घर में हो रहे इस तांडव से स्नेहलता अनजान थीं और ऐसे में उनके एक पड़ोसी ने स्नेहलता को फोन करके उनके घर में हो रही एक्टिविटीज की सारी सूचना दी। सूचना मिलते ही स्नेहलता और उनके पति मद्रास से बेंगलुरु के लिए फौरन निकल गए। स्नेहलता ने आते ही देखा कि उनके परिवार को पुलिस बेबुनियाद तरीके से उठाकर ले गई और स्नेहलता जब पुलिस स्टेशन जाकर अपने परिवार को छुड़ाने गईं, तो पुलिस वालों ने उनके परिवार को छोड़ दिया, लेकिन स्नेहलता को पकड़ लिया। स्नेहलता रेड्डी को पूछताछ के नाम पर वहीं पकड़कर रखा गया था। 3 दिन के मानसिक तनाव के बाद स्नेहलता कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। जब इनके पति ने इस बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि पुलिस ने उनकी पत्नी स्नेहलता को बडोदरा डायनामाइट केस में आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक स्नेहलता संसद भवन, कुछ मंत्रालयों और दिल्ली की कुछ प्रमुख इमारतों को बॉम्ब से उड़ाने की साजिश रच रही थी और इसके साथ साथ इनके खिलाफ मीसा एक्ट भी डाल दिया गया। मीसा एक्ट वो एक्ट था जिसमें इमरजेंसी के टाइम में सरकार के खिलाफ बोलने वाले को सीधा पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। अब तक स्नेहलता के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो तो मात्र दिखावा था। दरअसल इंदिरा गांधी स्नेहलता के माध्यम से जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ना चाहती थीं, लेकिन स्नेहलता तो जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थीं। इसीलिए जॉर्ज फर्नांडिस का पता लगाने के लिए सरकार ने वैसा खेल रचा जिसके बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सबसे पहले स्नेहलता रेड्डी को बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में ले जाया गया, जहां इन्हें बाकी सब लोगों से अलग एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। इस काल कोठरी में हमेशा अंधेरा रहता था और इसका आकार इतना छोटा था कि उसमें पूरा का पूरा एक इंसान भी ना आ सके। और इसी छोटे से बैरक में इंसान के लिए मलमूत्र के लिए एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाता था और जिस बैरक में कीड़े मकोड़े और मच्छरों की भरमार थी। आप खुद कल्पना कीजिए कि स्नेहलता ने कैसे उस बैरक में खुद को रखा होगा, जबकि स्नेहलता रेड्डी को सांस लेने में भी तकलीफ हुआ करती थी क्योंकि वो अस्थमा की मरीज थीं। स्नेहलता रेड्डी उसी काल कोठरी में रहीं और उसी काल कोठरी में वो मलमूत्र भी कर रही थीं। मलमूत्र और बदबू के बीच रह रही स्नेहलता रेड्डी बेगुनाह होने के बावजूद भी एक गुनहगार की जिंदगी जी रही थीं। उनकी ये सजा यहीं खत्म नहीं हुई। उसी जेल में एक टॉर्चर रूम भी था जहां स्नेहलता रेड्डी को ले जाया जाता था, जहां पूछताछ के नाम पर उनके बदन से कपड़े उतार दिए जाते और पूछताछ के दौरान कुछ ना बता पाने पर उन्हें मारा पीटा भी जाता और जबरदस्ती इन्हें हमेशा सबके सामने बिना कपड़ों के रखा जाता था। स्नेहलता रेड्डी उन तकलीफों से गुजर रही थीं जिनके बारे में इन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। स्नेहलता को जेल में बद से बदतर खाना दिया जाता था और आए दिन उन्हें नई नई सजाएं दी जाती और इस सब के पीछे का कारण था कि उनसे जॉर्ज फर्नांडिस का पता लगाया जाए, लेकिन वो बता भी क्या पाती। आखिर उन्हें खुद भी कुछ भी नहीं पता था। लेकिन किसी ने स्नेहलता रेड्डी की गुहार नहीं सुनी और सरकार ने उन पर वो यातनाएं की जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। उस दौरान इसी जेल में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता भी बंद थे और वो लोग अक्सर उस जेल में आधी रात को किसी महिला के चीखने दहाड़ने की आवाजें सुना करते थे, जिसके बारे में इन्हें बाद में पता चला था कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मशहूर अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी की हुआ करती थी।
इतनी यातनाएं झेलने के बाद स्नेहलता मानसिक और शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गई थीं। उनका अस्थमा बढ़ता ही जा रहा था। वो इतनी तकलीफ में थीं कि उन्हें अस्थमा के अटैक्स आने लगे, जिसकी वजह से वो तड़पने लगी, बिलखने लगी। लेकिन जेल के अधिकारी इतने निर्दयी और जल्लाद थे कि वो स्नेहा को कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दवाएं नहीं दिया करते थे। उधर स्नेहलता का पूरा परिवार परेशान था, लेकिन किसी को भी ये खबर नहीं थी कि स्नेहलता के साथ जेल में आखिर क्या हो रहा है। लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद स्नेहलता रेड्डी के घर पर एक अनजान फोन बजा, जिसे उनकी बेटी ने उठाया। फोन पर कहा गया कि उनकी मां स्नेहलता रेड्डी को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, आप लोग उनसे मिलने आ सकते हैं। जिसके बाद पूरा परिवार हॉस्पिटल उनसे मिलने पहुंचा। लेकिन स्नेहलता रेड्डी की हालत देखने के बाद सब की हालत फाख्ता हो गई। उन्होंने देखा कि स्नेहलता रेड्डी बिल्कुल कमजोर हो गई थीं। उनके शरीर की हड्डियां बाहर निकल आई थीं। शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। ये सब देखने के बाद उनकी बेटी नंदा अपनी मां को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। स्नेहलता भी फूट फूट कर रोई थी। हॉस्पिटल में छोटा सा इलाज कराने के बाद इन्हें बेंगलुरु जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बीमार लाचार स्नेहा दिन प्रतिदिन टूटती ही चली गईं। उनके फेफड़ों में भी संक्रमण होने लगा था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कभी भी उनकी मौत हो सकती थी। लिहाजा जेल प्रशासन ने डरते हुए स्नेहा को कुछ दिनों के लिए पैरोल पर छोड़ दिया और 15 जनवरी 1977 को स्नेहा जेल से बाहर आ गईं। जेल से बाहर आने के बाद भी स्नेहा जेल में हुए उनके साथ जुल्म के बारे में दिन रात सोचती रहती और दोबारा जेल जाना पड़ेगा ये सोचकर वो कांप उठा करती। इन्हीं सब कश्मकश में और इसी सोच में 20 जनवरी 1977 को जेल से छूटने के महज 5 दिन बाद ही इनकी मौत हो गई और स्नेहा हमेशा हमेशा के लिए इस जुल्म और नर्क की दुनिया को अलविदा कह गईं। वो जिंदगी की जंग को हार गई थी। पुलिस के पास स्नेहलता के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। फिर भी आपातकाल के समय में इस महिला को पुलिस ने 8 महीनों तक जेल में रखा था। एक महान अभिनेत्री, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद भी इन्हें जेल में वो सजा दी गई और ऐसे दिन देखने पड़े जो जेल में किसी आतंकवादी को भी नहीं देखने पड़ते। स्नेहा को उस जुर्म की सजा दी गई जिसमें उनका हाथ या दोष था ही नहीं। स्नेहलता की बेटी नंदा आज भी अपने मां के साथ हुई इस बर्बरता को सोचकर सिहर उठती हैं। वो इंदिरा गांधी को अपनी मां का कातिल मानती हैं और इंदिरा गांधी का नाम इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा हुआ देखती हैं। जेल में रहने के दौरान स्नेहलता ने एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने जेल में हुए उन पर अत्याचार को उस लेटर में साफ साफ लिखा था, जिसे उनके मरने के बाद अ प्रेजेंट डायरी के नाम से पब्लिश भी किया गया था। स्नेहलता रेड्डी की बेटी नंदना रेड्डी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और साथ ही साथ एक पत्रकार भी हैं। वो आए दिन जुल्म और सितम पर एक से एक आर्टिकल लिखा करती हैं। वो अपनी मां की मौत को एक हत्या के रूप में देखती हैं और हमेशा गांधी परिवार को उनकी मां का हत्यारा मानती हैं और इसीलिए वो अपनी मां को आपातकाल का पहला शहीद मानती हैं। लेकिन आज भी भारतीय संसद में स्नेहलता का नाम गूंजता है। आज तत्कालीन सरकार स्नेहलता पर किए गए जुल्मों के लिए गांधी परिवार को घेरती है, जिसका जवाब कांग्रेस सरकार नहीं दे पाती है। सत्ता और कुर्सी के लालच में देश में इमरजेंसी लगाई गई और जिसके बाद करीब 1 लाख लोगों को जेल में ठूस दिया गया। जबरन लोगों की नसबंदी कराई गई और लोगों से सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी छीन ली गई और इस सब के चलते ना जाने कितने ही बेकसूर सरकार की बर्बरता के कारण समय से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए। स्नेहलता रेड्डी भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में बड़े ही सम्मान के साथ इन्हें पूजा जाता है। लोग इन्हें सिर्फ याद ही नहीं करते बल्कि इन्हें शहीद का दर्जा भी देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल सही था? आखिर स्नेहलता रेड्डी की क्या गलती थी जिसकी वजह से ये महान अभिनेत्री इस दुनिया को अलविदा कह गईं?
अपने जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।